हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है ये हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ या फिर आरबीआई में किसी पोस्ट के लिए या फिर किसी अन्य बैंक में, तो वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपकी इसी कोर्स पे कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी से संबंधित क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स पूछे जाते हैं, ये सब इसमें कवर्ड हैं। शेयर मार्केट सब इसमें कवर्ड है। साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर के अगर आप एग्ज़ाम देते हैं उसका मटेरियल भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है। आपको क्या करना है, कमेंट में फर्स्ट लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए, हमारी ऐप ओपन हो जाएगी, लॉगिन कीजिए और आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, आप बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है अगर आपका, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि वेयर इज़ सुखना लेक, सुखना झील कहाँ पर है? ऑप्शन है गोवा, जयपुर, हरिद्वार या फिर चंडीगढ़। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड रेडियो डे 2025? विश्व रेडियो दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। वर्ल्ड रेडियो डे ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा इस डे की स्थापना 3 नवंबर 2011 को की गई थी। 2025 में वर्ल्ड रेडियो डे का थीम रहेगा रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। देखिए, वर्ल्ड यूनानी डे भी एक डे होता है, ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, पिछला है 11 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हकीम अजमल खान, जो कि जाने माने यूनानी स्कॉलर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। साल 2025 में यूनानी डे का थीम रहेगा इनोवेशंस इन यूनानी मेडिसिन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। According to the नीति आयोग report, which state or UT spends the highest percentage of its GDP on education? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने सकल घरेलू उत्पाद का सबसे अधिक प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इसमें बताया गया है कि जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें जो जम्मू कश्मीर है ये अपनी जीडीपी के अगर परसेंटेज के तौर पर देखें तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च करता है। ठीक है, अपनी जीडीपी का 8.11% ही एजुकेशन पर खर्च करता है, जो कि सभी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर मणिपुर आता है, फिर मेघालय आता है, फिर त्रिपुरा आता है। और सबसे कम कौन करते हैं? दिल्ली, तेलंगाना और कर्नाटका, अगर इनकी जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर हम देखते हैं। वहीं अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, मतलब
पर यूथ जो स्पेंड करता है हायर एजुकेशन पर, उसमें केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये अग्रणी स्टेट हैं। वहीं राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ये लैग कर रहे हैं। हायर एजुकेशन फंडिंग की बात करें, सबसे ज़्यादा बजट 11,421 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र ने अलॉट किया हुआ है। उसके बाद बिहार आता है, फिर तमिलनाडु आता है। वहीं अगर हम कम बजट वाले स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड है। अगर हम हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो बिहार टॉप पर है। 1.56% ऑफ इट्स GSDP ये स्पेंड करता है हायर एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर आता है, फिर मणिपुर आता है। और इस मामले में लोवेस्ट किसका है? तेलंगाना का, मात्र 0.18%। टिल विच ईयर हैज़ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज बीन एक्सटेंडेड? राष्ट्रीय सफल कर्मचारी आयोग का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 2028। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज इसका टेन्योर 3 और साल तक के लिए बढ़ा दिया, यानी कि मार्च 2028 तक। और इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा, यानी कि जो बजट रहेगा, ये जो एक्सटेंड किया गया है 51 करोड़ रुपए रहने वाला है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो बजट वगैरह लगता है, जो काम के लिए, जो इसका प्रेजेंट टेन्योर है इस कमीशन का, वो एंड होना था 31 मार्च को, लेकिन अब 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए, पहली बार जो ये नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी इसको सेटअप किया गया था 1994 में, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज एक्ट 1993 के तहत। तब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था 2004 तक। उसके बाद फिर ये लॉ लैप्स हो गया। तभी से जो ये कमीशन है ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के तहत। इसके चेयरपर्सन है M वेंकटेशन। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द मुरुगन टेम्पल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मुरुगन मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है जकार्ता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जकार्ता, इंडोनेशिया में मुरुगन टेम्पल को इनोग्रेट किया है। इंडियन, जापानीज और बैलिनीज ट्रेडिशंस का ये कॉन्फ्लुएंस है, ब्लेंड है ये टेम्पल। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाकुंभभिषेकम सेरेमनी जो हुई है श्री सनातन धर्म आलयम की, इसमें भी पार्टिसिपेट किया है, जिसे जकार्ता मुरुगन टेम्पल में जहाँ पर ये सेरेमनी हुई है। ये इंडोनेशिया का फर्स्ट एवर टेम्पल है जो लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड है। लॉर्ड जो कार्तिकेय हैं उनको ही मुरुगन कहा जाता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया? एरो इंडिया के 15वें संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। एरो इंडिया का जो 15th एडिशन है इसको इनोग्रेट किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में। एरो इंडिया एशिया का बिगेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस एग्जीबिशन है। इसका थीम रहा है द रनअवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। 5 दिन तक ये चला है। और रक्षा मंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को भी यहाँ होस्ट किया है, जिसका थीम रहा बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू इंटरनेशनल डिफेंस एंड ग्लोबल इंगेजमेंट। पहली बार इतिहास में एरो इंडिया 2025 में वर्ल्ड के 2 मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। एक तो है रशियन Su-57, दूसरा है अमेरिकन F-35 लाइटनिंग सेकेंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 96। राइट साइड में आप देख सकते हैं 1 to 10 रैंकिंग। बात कर रहे हैं हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज़ की गई करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2024 की। यहाँ पर 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है और उसमें भारत 96 नंबर पर है। भारत का स्कोर ड्रॉप हुआ है, 38 पहुँचा है। 2024 में इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर 38 है, 39 था 2023 में, 40 था 2022 में। और 2023 में भारत की रैंक 93 थी। अब कितनी है 2024 में? 96, मतलब 2024 के इंडेक्स में 96 है। 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है जो भी पब्लिक सेक्टर करप्शन है उसके बेसिस पर। अगर इनका स्कोर 0 के जितना पास होगा यानी कि हाईली करप्ट है, 100 के जितने पास जाते रहेंगे इसका मतलब उतने ही क्लीन है। इंडिया के नेबर्स की बात करें, पाकिस्तान की रैंक 135 है, श्रीलंका की 121 है, बांग्लादेश की रैंक 149 है, चाइना की रैंक 76 है।
डेनमार्क इसमें टॉप पोजीशन पर, यानी कि लीस्ट करप्ट नेशन है। उसके बाद फिर फिनलैंड आता है, फिर सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, फिर लग्जमबर्ग, फिर नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल एवरेज 43 का है और 2/3 ऑफ कंट्रीज़ का जो स्कोर है वो 50 से कम ही रहा है। हालांकि 2012 से 32 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपना करप्शन लेवल को रिड्यूस किया है। साइड में आप देख रहे हैं भारत की रैंक, तो गाम्बिया और मालदीव्स के साथ भारत 96 पोजीशन पर है। साउथ सुडान लास्ट नंबर पर है 180 पर। इससे ऊपर फिर एक पायदान सोमालिया है, उससे ऊपर वेनेजुएला, उससे ऊपर सीरिया। विच कंपनी अपॉइंटेड जस्टिन होटार्ड एज इट्स न्यू CEO? जस्टिन होटार्ड को किस कंपनी ने अपना नया CEO नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है नोकिया। नोकिया ने अनाउंस किया है कि इनके CEO की पोस्ट पर पेका लुंडमार्क के बदले जस्टिन होटार्ड को नियुक्त किया गया है, जो कि अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ओवरसीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे हैं US चिप मेकर इंटेल में। नोकिया कॉरपोरेशन की बात करें, फिनलैंड की एक मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। पल्प मिल के नाम से इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1865 में। इसका हेडक्वार्टर्स एस्पू फिनलैंड में है। What is the primary objective of the 5-year Cotton Mission announced by the Finance Minister निर्मला सीतारमन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित 5 वर्षीय कपास मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है फैसिलिटेट प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 5 साल का एक मिशन कहा है, जिसके तहत जो कॉटन फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जाने पर ध्यान दिया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया जाएगा, और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज़ होते हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। एक्स्ट्रा लॉन्ग, देखिए कॉटन जो है ना, उनकी जो फाइबर है उसके लेंथ के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है, लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट स्टेपल के तौर पर। गोसिपियम हिस्टोरम, भारत में जो कॉटन ग्रो होती है 96% वो यही होती है, और ये मीडियम स्टेपल कैटेगरी में आती है, यानी कि मीडियम लेंथ की होती है 25 से 28.6 mm की। वहीं ELS वैरायटीज़ की अगर हम बात करें, जो कि हमने पहले पैराग्राफ में देखा यहाँ पर, जिस पर जोर रहेगा, ELS वैरायटी की जो फाइबर लेंथ होती है 30 mm या इससे अबव की होती है, और ये किस स्पीसीज से आते हैं? गोसिपियम बारबाडेंस से, जिसे इजिप्शियन या फिर पीमा कॉटन भी बोलते हैं, और ये साउथ अमेरिका में ओरिजिनेट हुई है। मेनली चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में ग्रो की जाती है। वेयर वॉज द 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम हेल्ड? 14वां एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी होगा न्यू दिल्ली। देखिए 14th एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम ये नई दिल्ली में हुआ है। थीम रहा ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया एशियन फिशरीज सोसाइटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एशियन फिशरीज सोसाइटी इंडियन ब्रांच बेंगलुरु के द्वारा। सेकेंड टाइम है जब भारत ने इस फोरम को होस्ट किया है। इससे पहले कोची में भी भारत होस्ट कर चुका है 2007 में। हु वॉन द चेन्नई ओपन 2025 मैन सिंगल्स टाइटल? चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कायरियन जैक्वेट। तो फ्रांस के कायरियन जैक्वेट, इन्होंने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस मैन सिंगल्स टाइटल जीता है। स्वीडन के एलियास रियमर को इन्होंने फाइनल में हराया है। ये खेला गया तमिलनाडु में। मेंस डबल्स टाइटल शिंतारो मोचिजुकी और काइतो यूशुगी ने जीता है जापान के। और कुछ इसी तरह के देख लेते हैं टेनिस से संबंधित। स्पेन के कार्लोस एल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैनोर को हराकर रोटरडैम ओपन जीता है, और ये इनका फर्स्ट इंडोर हार्ड कोर्ट टाइटल रहा है इनके कैरियर का। स्विट्ज़रलैंड की जिल तेशमन, इन्होंने थाईलैंड की मंचाया सवंगिग्यो को फाइनल में हराकर मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। एलेना प्रिडाकिना और अमीना अंसबा, इन्होंने डबल्स टाइटल जीते हैं। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स इन 2027? 2027 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है मेघालय। मेघालय नेशनल गेम्स को होस्ट करेगा 2027 में। मेघालय का जो स्टेटहुड है उसकी भी 50th एनिवर्सरी है, तो इसी मौके पर इसको मेघालय राज्य को इसकी मेजबानी राइट्स दिए गए हैं, ऐसा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अनाउंस किया है। जो फर्स्ट मॉडर्न नेशनल गेम्स हुए थे ओलंपिक के तर्ज पर, ये 1985 से इनकी शुरुआत हुई थी न्यू दिल्ली में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PT ऊषा हैं।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेज टू कर्ब अनरेस्ट? अशांति को रोकने के लिए बांग्लादेश के सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑपरेशन डेविल हंट। तो बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने 1308 लोगों को अरेस्ट किया है ऑपरेशन डेविल हंट के तहत, क्योंकि बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है गिरी है, और जब से वहाँ से निकली हैं बाहर, भारत आई हैं, तब से वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट चल रहा है और तोड़फोड़ चल रही है। जो अवामी लीग यानी कि शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, और इवन अपने फाउंडिंग फादर जो हैं उनके भी घर को उन्होंने जला दिया, उनका पुतला भी जो है उन्होंने तोड़ दिया जो खड़ा हुआ था, मतलब स्टैचू। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अब इनको भी डर है, जो ये चीफ़ एडवाइज़र है मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, कि कहीं कुछ और लोग भड़क कर कहीं हमें फिर से ना हम पर ही कब्जा ना कर लें। तो इस वजह से जो भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक अंडर विच ब्रांड नेम? रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने किस ब्रांड नाम के तहत एक नया स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, स्पिनर। तो रिलायंस ने अपने FMCG आर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जरिए स्पोर्ट्स हाइड्रेशन ड्रिंक को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्पिनर। इसको को क्रिएट किया गया है श्रीलंकन क्रिकेट आइकन मुथैया मुरलीधरन के साथ मिलकर। एक और न्यूज़ देख लेते हैं रिलायंस से संबंधित। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मुंबई इंडियंस हैं इन्होंने अपनी सब्सिडरी राइस वर्ल्ड वाइड के जरिए 49% स्टेक एक्वायर किए हैं लंदन बेस्ड ओवल इनविंसिबल्स में। विच फिल्म वॉन द NETPAC अवार्ड एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रोटरडैम 2025 में किस फिल्म ने NETPAC पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है, बैड गर्ल। बैड गर्ल जो कि डेब्यू फीचर फिल्म रही डायरेक्टर वर्षा भारत की, इन्होंने NETPAC अवार्ड जीता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025 में। इसको प्रेजेंट किया गया है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और वैत्री मारन के द्वारा। जो NETPAC अवार्ड है यानी कि नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, ये एनुअली दिया जाता है एशियन पैसिफिक रीजन की जो स्टैंड आउट फीचर फिल्म होती है उन्हें। The Reserve Bank of India recently approved the voluntary amalgamation of the Citizen Cooperative Bank with which bank? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में द सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ स्वैच्छिक एकीकरण को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, TJSB सहकारी बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 वॉलंटरी अमलगमेशन को अप्रूव किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं ये, एक तो सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक है वास्को डी गामा गोवा में, इसको मिलाया गया है TJSB सहकारी बैंक थाने महाराष्ट्र के साथ। वहीं पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक सातारा महाराष्ट्र, इसको मिलाया गया है पिंपरी चिंचवाड़ सहकारी बैंक पुणे महाराष्ट्र के साथ। 2004-05 से ही RBI ने शुरुआत की थी इस तरह के अमलगमेशन की। और अब अगर हम देखें तो जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनका नंबर काफ़ी डिक्लाइन होते आ रहा है पिछले 2 डेकेड्स में, ठीक है। 1926 से घटकर 1472 ये बचे हैं। 2023-24 में ही 24 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। इंडिया शेयर्स इट्स 80th रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अन्य किन देशों के साथ 80वीं रैंक पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, अल्जीरिया, इक्वाटोरियल गिनी एंड ताजिकिस्तान। देखिए बात कर रहे हैं 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो सिंगापुर इसमें टॉप पोजीशन पर है। वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट सिंगापुर का है। इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो 80th पोजीशन पर है, और 80th पर ही अल्जीरिया, इक्वाटोरियल गिनी और ताजिकिस्तान भी हैं। ये जो 2025 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है इसको हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा कंपाइल किया जाता है। 199 पासपोर्ट्स को ये एक्सेस करते हैं। किस बेसिस पर? कितनी डेस्टिनेशंस को वे वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। अब जैसे सिंगापुर का है वीज़ा, सिंगापुर का वीज़ा किसी के पास है, ठीक है, तो इसकी रैंक सबसे अच्छी क्यों है? क्योंकि जिसके पास ये वीज़ा है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल प्राप्त कर सकता है। तो सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं 193 आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशंस वर्ल्ड वाइड। दूसरे नंबर पर जापान और साउथ कोरिया हैं, और 7 देश तीसरे नंबर पर हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन ये तीसरे नंबर पर हैं। बॉटम की बात करें तो सबसे लास्ट में अफगानिस्तान आता है 99 पोजीशन पर,
और ये केवल 25 डेस्टिनेशंस को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। इससे एक पायदान ऊपर सीरिया है, फिर इराक है। इंडिया के नेबर्स की बात करें तो म्यांमार की रैंक 88 है, श्रीलंका की 91, बांग्लादेश की 93, नेपाल की 94 और पाकिस्तान की 96। इंडिया 80th पोजीशन पर है और 56 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराता है। यूनाइटेड अरब अमीरात बिगेस्ट गेनर दिखा है इस इंडेक्स में। 72 डेस्टिनेशंस को इसने ऐड किया है 2015 से, और अब ये जो है 10 पोजीशन पर आता है। इकलौता अरब नेशन है जो टॉप 10 में आता है और वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 125 कंट्रीज़ में। चाइना की बात करें, ये 83 डेस्टिनेशंस को वीज़ा फ्री एक्सेस देता है, 59th स्पॉट पर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज मछलीपट्टनम पोर्ट लोकेटेड? आंध्र प्रदेश। नेम द इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट? कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु। इंडिया हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय विच ईयर? 2047। In which nuclear power plant of India is the country's only nuclear operator Rosatom located? Kundakulam nuclear power plant. The US Air Force C-17 Globemaster aircraft landed in which Indian city, carrying around 100 Indian nationals deported from United States for illegal immigration? Answer is Amritsar. To the point questions देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। Who has been appointed as director in Ministry of Steel? Where was the exercise Cyclone 2025 held between India and Egypt? What percentage of India's GDP did the digital economy contribute in 2022-23? US President Donald Trump has signed a proclamation recognizing which date as the first ever Gulf of America Day? January 2025 was the warmest January globally, with an average surface air temperature of this degrees Celsius, 0.79 degrees Celsius above the 1991-2020 average of January, as per Copernicus Climate Change Service reported. इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपको देते रहते हैं। थैंक यू गाइस।